फ्रेंड्स, रिच डैड पुअर डैड समरी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आशा है आपने पार्ट 1 भी अवश्य सुना होगा। अगर नहीं तो पार्ट 1 पहले सुनिए। हम आपके रेफरेंस के लिए पार्ट 1 का लिंक नीचे दे रहे हैं। आइए अब शुरू करते हैं पार्ट 2। अपने काम से काम रखो। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग अपनी एसेट्स पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब या मिडिल क्लास लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रॉक ने एमबीए की एक क्लास में अपनी स्पीच दी। ये बात 1947 की है। इस स्पीच के बाद क्लास के छात्रों ने उनके साथ कुछ समय बिताने की गुजारिश करी तो मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रॉक उन छात्रों के साथ बियर पीने के लिए सहमत हो गए। इसी बीच बातों बात में रे क्रॉक ने छात्रों से पूछा, क्या आप लोग जानते हैं मैं किस व्यवसाय में हूँ? इस सवाल के बाद पहले तो छात्र हंसने लगे, फिर उनमें से किसी एक ने हिम्मत जुटाते हुए जवाब दिया, सर जाहिर है कि आप हैमबर्गर बेचने के व्यवसाय में हैं। इस जवाब को सुनकर रे क्रॉक हंसने लगे और उन्होंने कहा, मैं जानता था कि आपका जवाब यही होगा, लेकिन मैं हैमबर्गर व्यवसाय में नहीं हूँ बल्कि रियल एस्टेट व्यवसाय में हूँ। मैकडॉनल्ड की सफलता में फ्रेंचाइज की जमीन और उसकी लोकेशन की अहम भूमिका है। जो मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज को खरीदता है उसको वो जमीन भी खरीदनी पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब है ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी है। आज मैकडॉनल्ड संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा स्वामी है, जो संसार के सबसे मूल्यवान चौराहों और सड़कों के नुक्कड़ पर अपने कदम जमाए हुए हैं। यही सबक अमीर डैडी ने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे लोग खुद को छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। अमीर डैडी इस रहस्य को जानते थे, इसलिए वो हमेशा कहते थे कि अपना पूरा ध्यान खुद के काम पर केंद्रित रखो, अपना पूरा जीवन दूसरों की खातिर काम करने में बर्बाद मत करो। हम में से ज्यादातर लोग टैक्स चुकाकर सरकार के लिए काम करते हैं। हम उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां हम नौकरी करते हैं। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वो सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली ऐसी है जो युवाओं को केवल अच्छी नौकरी दिलाने के लिए तैयार करती है। आप सब जानते हैं आप जो पढ़ेंगे वही आप बनेंगे। यानी अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाएंगे, अगर आप लॉ का अध्ययन करते हो तो आप वकील बन जाएंगे, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप इंजीनियर बन जाएंगे। अब समस्या यह है कि इसमें भी छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वह नौकरी और बिजनेस के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते और अपना पूरा जीवन दूसरों के काम की परवाह करने और उसे अमीर बनाने में लगाते हैं। पैसे और आपके खुद के काम में एक बड़ा फर्क होता है। रॉबर्ट कहते हैं, जब मैं एक बैंक में काम करने वाले व्यक्ति से पूछता हूँ कि आपका खुद का काम क्या है, तो उसका जवाब होता है मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं उस व्यक्ति से पूछता हूँ क्या आप उस बैंक के मालिक हो, तो इसका जवाब होता है नहीं मैं वहां नौकरी करता हूं। दरअसल उस व्यक्ति ने अपने पैसे और खुद के काम को एक ही मान लिया है, लेकिन यहाँ उसका पैसा तो बैंकर का है परंतु उसका खुद का काम कुछ भी नहीं है। ऑथर कहते हैं कि लोगों को अपने खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी नौकरी करते हुए असली एसेट्स खरीदते रहना चाहिए। हमें ऐसी लायबिलिटी या निजी सामान खरीदने से बचना चाहिए जिनका मूल्य उन्हें घर ले जाने के बाद कम हो जाए, क्योंकि यदि आप नई कार शोरूम से खरीद कर अपने घर ले जाते हैं तो उसकी कीमत उसी समय 25% कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि कार एक एक्चुअल एसेट नहीं है। इसी तरीके की और भी कई चीजें हैं जिनकी कीमत लगातार घटती रहती है। क्या आप जानते हैं बिजनेस करना क्या होता है? चलिए समझते हैं। एक ऐसा कारोबार जहां आपके मौजूद रहने की जरूरत ना हो, जिसका प्रबंधन दूसरे लोग आपके लिए करें, उसे ही बिजनेस कहते हैं। अगर आपको भी वहां मौजूद रहकर काम करना पड़े तो ये बिजनेस नहीं बल्कि नौकरी है। रॉबर्ट कभी भी नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं देते, बल्कि वो हमेशा एसेट्स वाले कॉलम को बड़ा और मजबूत करने पर जोर देते हैं। इसलिए अपने काम से काम रखना शुरू कीजिए और हमेशा ऐसे दायित्व या व्यक्तिगत चीजों को खरीदने से बचें जिनकी कीमत घर लाने के बाद कम हो जाती है। अब सवाल ये उठता है आपको किस तरीके की एसेट्स खरीदनी चाहिए। रॉबर्ट हमेशा असली संपत्ति खरीदने की सलाह देते हैं, ऐसी संपत्तियां जो आपको फायदा पहुंचाती हैं, जैसे ऐसे बिजनेस जिनमें आपको मौजूद रहने की जरूरत ना हो, आप केवल मालिक हो पर दूसरे लोग उसे चलाते हो। स्टॉक में निवेश करें, बॉन्ड्स खरीदें, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट करें, रॉयल्टी पे काम करें। इसके अलावा हर वो चीज जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी शौक की चीजें ना खरीदें, लेकिन रॉबर्ट बताते हैं अमीर लोग शौक की चीजें सबसे अंत में खरीदते हैं, जबसे गरीब और मिडिल क्लास लोग शौक की चीजें सबसे पहले खरीदते हैं। इतना समझ लेने के बाद अब आप अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य सीखने के लिए तैयार हैं, यानी वो रहस्य जो अमीरों को बाकी लोगों से काफी आगे पहुंचा देता है। लेसन नंबर 4,
टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। शुरुआत में टैक्स केवल अमीर लोगों पर ही लगाया जाता था। शुरुआत में टैक्स का मतलब था जो व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाएगा वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जुर्माने के तौर पर सरकार को देगा। बाद में टैक्स उन लोगों से भी वसूला जाने लगा जिन्होंने इसकी पैरवी की थी, यानी गरीब और मिडिल क्लास। सबको लगता है कि अमीर लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, पर वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में मिडिल क्लास लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, वहीं अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं, क्योंकि अमीर लोग टैक्स और उससे जुड़े सभी कानूनों को अच्छी तरह समझते हैं। अमीर लोग या तो खुद सीखते हैं या फिर ऐसे लोगों को जॉब पर रखते हैं जो इस फील्ड के जानकार होते हैं। कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है जिससे एक कानूनी संस्था बनती है। ये दरअसल कोई चीज नहीं है, ये कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता। लेकिन कॉरपोरेशन की इनकम टैक्स दर पर्सनल इनकम टैक्स दर से काफी कम होती है। इसके अलावा कॉरपोरेशन टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की छूट होती है, इसलिए अमीर लोग अपना पैसा कॉरपोरेशन में निवेश करते हैं और उसका फायदा उठाकर अपना टैक्स कम कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर अमीर और मिडिल क्लास लोग टैक्स कैसे भरते हैं। अमीर लोग जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो पहले मुनाफा कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और फिर जो पैसा बचता केवल उस पर टैक्स देते हैं। मिडिल क्लास लोग पहले पैसा कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो पैसा बचता है उसे खर्च करते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने देश की टैक्स प्रणाली को समझना होगा और टैक्स बचाने के लिए नए नए तरीके सोचने होंगे। लेसन 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। लेखक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी से शुरुआत करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया और बाद में उसका पेटेंट भी करा दिया। उनके इस आविष्कार की मांग बहुत ज्यादा होने की वजह से वह बहुत परेशान थे, क्योंकि ग्राहम बेल को इतने बड़े बिजनेस को संभालने में काफी दिक्कत आ रही थी। इसलिए ग्राहम बेल ने उस जमाने की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन से बात की और उनसे पूछा क्या वह उनके पेटेंट तथा छोटी कंपनी को खरीदेंगे। इस पूरे सौदे के बदले में ग्राहम बेल ने $1 लाख मांगा, लेकिन वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने उनकी हंसी उड़ाते हुए इस प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि आप बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हैं। बाकी इतिहास गवाह है। इसके बाद एक $multi-billion कंपनी AT&T का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1984 से प्रोफेशनल तौर पर सिखाने के पेशे में है। रॉबर्ट ने हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद सभी लोगों में एक चीज कॉमन देखी कि हर आदमी में क्षमता है, हर इंसान में कुछ ना कुछ स्पेशल है जो उसे महान बनाता है। लेकिन एक चीज हम सभी को किसी ना किसी हद तक पीछे रोक कर रखती है, वह है खुद पर डाउट करना। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे एक बार स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद डिग्रियां या अच्छे ग्रेड ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। असल जिंदगी में ग्रेड काफी नहीं होते, क्योंकि संसार में चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि वित्तीय प्रतिभा के लिए तकनीकी ज्ञान और साहस दोनों की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग पैसों के मामले में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब आपको ही फैसला करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपने फाइनेंशियल IQ को बढ़ाते हैं तो आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाला समय आपके लिए और भी ज्यादा डरावना होगा। रॉबर्ट कहते हैं आज के जमाने में भी मैंने बहुत सारे लोगों को संघर्ष व कड़ी मेहनत करते हुए देखा, क्योंकि वो आज भी अपने पुराने विचारों से जकड़े हुए हैं। वो अपनी नौकरी छूटने, अपना मकान गंवाने के लिए तकनीक, अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि इन समस्याओं का कारण वो खुद हैं। रॉबर्ट ने एक गेम बनाया जिसे वो कैश फ्लो कहते हैं। ये गेम लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे करना चाहिए, अमीर बनने का सही रास्ता क्या है। रॉबर्ट ने ये सारी बात इस गेम के माध्यम से समझाने की कोशिश करी। एक दिन एक महिला रॉबर्ट के पास आई। इस महिला ने सीखने का एक मूल्यवान अवसर खो दिया था। शुरुआती दौर में गेम खेलने के दौरान उसे एक बोट कार्ड मिला, जिसका मतलब था कि उसने एक नाव जीती है। वो महिला बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसे पता चला इस नाव को लेने के लिए उसे एक बहुत बड़ी रकम टैक्स के रूप में भरनी पड़ेगी तो वो बहुत उदास हो गई। वो बोट उस महिला के लिए एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी बन गई थी। उस महिला को लगने लगा कि ऐसे तो ये नाव उसकी जान ही ले लेगी। उसे ये खेल समझ नहीं आया और उसने रिफंड की मांग करी। वो पैसे वापस लेकर चली गई, लेकिन बाद में उसने फोन करके बताया कि अब उसे ये गेम समझ में आने लगा है। वो उस गेम से अपने जीवन को जोड़कर देख पा रही थी। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। जो बात हमारी समझ से परे होती है अक्सर हम उस बात पर गुस्सा करने लगते हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आपको चीज़ों को समझना चाहिए। कैश फ्लो खेलने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस खेल में काफ़ी सारा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता उस पैसे का क्या करें। असल ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन वे वित्तीय दृष्टि से कमज़ोर होते हैं। उनकी पुरानी सोच उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती और वो सिर्फ सही मौके की तलाश में बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं।
रॉबर्ट कहते हैं कुछ लोगों को तो सही मौका मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वो कहेंगे उनके पास तो पैसा है ही नहीं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है और मौका भी, लेकिन वह ये नहीं समझ पाते कि ये एक मौका है। वित्तीय बुद्धि का मतलब ज़्यादा विकल्प सोचना। अगर आपके पास मौके नहीं आ रहे तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ टपकता है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले उधार देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उस अवसर पर कैसे लाभ उठा सकते हैं। ये सब बातें आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करती हैं। ज़्यादातर लोग इन सब बातों का सिर्फ एक ही समाधान जानते हैं कि कड़ी मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाए और कर्ज लिया जाए। अगर आप ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है, तो मौके के इंतजार में बैठे ना रहें, बल्कि आपको सीखना होगा कि अपने लिए मौके कैसे पैदा किए जाएं। अगर आप सही परिस्थिति के आने का इंतजार करते रहेंगे तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा वास्तविक नहीं है, हमारा दिमाग ही सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना होगा। रॉबर्ट पैसा बनाने का एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं 1900 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स और एरिजोना के लोग आर्थिक तंगी झेल रहे थे। लोग अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर थे। निवेशकों के लिए सबसे अच्छा मौका था। रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक ये मकान सिर्फ $20,000 में खरीद लिया, और इसके बाद उन्होंने अटॉर्नी के ऑफिस में विज्ञापन दिया और इसके बाद उनके पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। उन्होंने इसे $60,000 में बेचकर $40,000 कमा लिया। इस पूरे खेल में रॉबर्ट को केवल 5 घंटे का समय लगा। अब आप ये बताएं, इनमें से कौन सा काम आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है। नंबर 1, कड़ी मेहनत करें, फिर जितना कमाते हो उसका 50% टैक्स चुकाएं, उसके बाद जो बचता है उसे बचाएं और उस बचत पर 5% ब्याज कमाएं, जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। दूसरा, अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाने का समय निकालें, अपनी दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की शक्ति का दोहन करें। यदि आप पहले वाले विकल्प का चुनाव करते हैं तो पहले ये पता लगा लें कि $40,000 कमाने में आपको कितना समय लगेगा, क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति में से एक है। इसलिए मैं आपको दूसरे विकल्प को चुनने की सलाह दूंगा। सिर्फ अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियल इंटेलिजेंट बने। इसलिए अगर आप दूसरे प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको 3 मुख्य योग्यताएं विकसित करने की जरूरत है। नंबर 1, कोई ऐसा मौका खोजें जिसे बाकी सभी ने नज़रअंदाज कर दिया हो। याद रहे, आप अपने दिमाग में वो देख सकते हैं जो दूसरे लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दूसरा, पैसा बढ़ाएं। आम आदमी पैसा जुटाने के लिए सिर्फ बैंक तक जाता है, लेकिन दूसरे प्रकार के निवेशक को यह पता होना चाहिए कि बैंक जाए बिना पैसों की कितने तरीकों से व्यवस्था की जा सकती है। नंबर 3, स्मार्ट लोगों को संगठित कीजिए। बुद्धिमान लोग वह होते हैं जो अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों के साथ काम करते हैं। जब भी आपको सलाह लेने की जरूरत पड़े तो अपने सलाहकार समझदारी से चुनिए। लेसन नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कहते हैं कि एक बार सिंगापुर में एक महिला पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रही थी। महिला पत्रकार उनसे बोली कि मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ। रॉबर्ट भी उस महिला पत्रकार के लेख पढ़ चुके थे जो काफ़ी दमदार और स्पष्ट थे। उसके लेखों में पाठकों को अपना बनाने की क्षमता थी। महिला रिपोर्टर कहती है कि मेरे नॉवेल्स लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। इसलिए उन्होंने रॉबर्ट से सलाह मांगी कि उसे क्या करना चाहिए। रॉबर्ट ने उससे पूछा, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रही है। इस सवाल के जवाब में उस महिला रिपोर्टर ने जवाब दिया, मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है। इस पर रॉबर्ट ने उस महिला रिपोर्टर को सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने की सलाह दी। इस बात पर वो महिला नाराज होकर कहने लगी, मैं एक प्रोफेशनल लेखिका हूँ, मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री है, भला मुझे बिक्री सीखने की क्या ज़रूरत है। रॉबर्ट कहते हैं कि ये दुनिया स्मार्ट, शिक्षित और प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है। हम ऐसे लोगों से रोज़ मिलते हैं, ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन असली बात यह है कि पैसा कमाने के लिए केवल टैलेंट होना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए, जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपका टैलेंट बेकार है। बेचने और मार्केटिंग की योग्यताएं सीखना ज़्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है, खास तौर पर रिजेक्शन के डर से, लेकिन इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। अमीर और गरीब डैडी के बीच एक सबसे बड़ा अंतर ये था कि गरीब डैडी हमेशा नौकरी की चिंता करते थे, क्योंकि वे एक सेफ नौकरी चाहते थे और वो ही उनके लिए सब कुछ थी, जबकि अमीर डैडी सिर्फ और सिर्फ सीखने पर जोर देते थे।
क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। लेसन नंबर 7, बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कहते हैं पैसे की समझ होने के बाद भी आर्थिक आज़ादी हासिल करने की राह में कई बाधाएं आपके सामने आ सकती हैं। 5 इंपॉर्टेंट कारण हैं जिनकी वजह से पैसे की समझ रखने वाले लोग भी अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते। इसलिए इन बाधाओं को पार करना बहुत ज़रूरी है। और ये 5 मुख्य कारण हैं: डर, निराशावाद, आलस्य, बुरी आदतें, अहंकार। चलिए एक एक करके इन 5 बाधाओं को समझते हैं। डर को पार करना। रॉबर्ट कहते हैं मुझे आज तक दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो, और ना ही मुझे कोई ऐसा अमीर इंसान मिला जिसने पैसे का नुकसान ना उठाया हो। लेकिन वो कहते हैं मैं ऐसे बहुत गरीब लोगों से मिला हूँ जिन्होंने 1 रुपया भी निवेश में नहीं खोया, मतलब 1 रुपया भी निवेश नहीं किया। पैसा गंवाने का डर हर इंसान को होता है, लेकिन असली समस्या डर नहीं है। समस्या तो यह है आप इस डर का मुकाबला कैसे करते हैं और पैसे गंवाने के बाद की स्थिति से कैसे निपटते हैं। आप असफलता को कैसे लेते हैं। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलता परिचितों के हौसले पस्त कर देती है। किसी अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच में यही मूलभूत अंतर होता है कि वह उस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। ज़्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनको अमीर बनने की खुशी से ज़्यादा पैसा गवा देने का डर होता है। अगर आपकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा है और जोखिम उठाने में आपको डर लगता है तो आप अपने आप की आदत बदलें। आप बेशक डिफेंसिव तरीके से ही खेलें, लेकिन आपको जल्दी ही शुरुआत करनी चाहिए। निराशावाद को पार करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग मुर्गे की कहानी जानते हैं जो विनाश की चेतावनी देता हुआ दौड़ रहा था। हम सभी के मन में शंकाएं होती हैं। हमारी शंकाएं हमें निष्क्रिय बना देती हैं। हम क्या होगा अगर वाला खेल खेलने लगते हैं। क्या होगा अगर इस निवेश में मेरे पैसे डूब गए? क्या होगा अगर सब चीज़ें मेरी योजना के हिसाब से ना हो? ये शंकाएं हमें इतना डरा देती हैं कि कभी कभी हम काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं और अच्छे मौके हमारे सामने से गुजर जाते हैं। हमें इन शंकाओं को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। आलस्य पर जीत हासिल करना। व्यस्त लोग अक्सर सबसे ज़्यादा आलसी होते हैं। इसका सीधा सा मतलब आप इस छोटी कहानी से समझ सकते हैं। एक व्यवसायी होता है जो पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो ऑफिस में देर रात तक काम करता है और वीकेंड्स पर भी ऑफिस का काम घर ले जाता है। एक रात जब वो घर वापस लौटता है तो उसे घर खाली मिलता है क्योंकि उसकी पत्नी बच्चों के साथ घर छोड़ चुकी होती है। वह जानता था उसके और उसके पत्नी के संबंध कमज़ोर हैं, लेकिन संबंध को मजबूत बनाने की मेहनत करने के बजाय वह ऑफिस में ही व्यस्त बना रहा। परिवार के चले जाने पर वह निराश हो जाता है और अपने काम में भी लापरवाही करने लगता है, जिसके कारण उसकी नौकरी भी चली जाती है। ज़्यादा व्यस्त लोग किसी एक चीज़ में अपना सारा समय देकर बाकी चीज़ें गवा बैठते हैं। आप अपने आलस्य पर कैसे जीत हासिल कर सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। हमेशा अपने आप से सवाल करें, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी अगर मुझे कभी काम ना करना पड़े। इस तरह छोटे लालच से आप कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। याद रहे हर चीज़ की अति बुरी होती है, इसलिए ज़्यादा लालच भी ना करें। बुरी आदतों से बचना। हमारी आदतें हमारी शिक्षा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप किन्हीं 2 व्यक्तियों में तुलना करेंगे तो आप उनकी आदतों में काफ़ी अंतर पाएंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूं तो मैं वित्तीय, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा मजबूत बनता हूं। यानी आपको हर महीने पैसे आने के बाद सबसे पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग पैसे निकालने हैं, उसके बाद ही बिल चुकाने हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये आदत डालनी ही होगी, चाहे आपके पास पैसे कम ही क्यों ना हो। खुद को पहले पे करने की आदत से आपको 2 फायदे होंगे। पहला, समय के साथ आपकी संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। दूसरा, आप कमाई के अन्य मौक़ों का भी लाभ उठा सकते हैं। अहंकार को पार करना। अम्मी डैडी अक्सर कहते हैं कि जो मैं जानता हूँ उसी की बदौलत मैं पैसे बनाता हूँ और जो मैं नहीं जानता उसी की वजह से मैं पैसे गंवाता हूँ। ज़्यादातर लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने की कोशिश में अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। जरूरी नहीं है आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी हो, लेकिन अहंकार करने से अच्छा होगा आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करें। कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स। संसार में अक्सर चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं।
बेहतरीन अवसर आंखों से नहीं दिखते, वो दिमाग से देखे जाते हैं। ज़्यादातर लोग वित्तीय दृष्टि से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि पैसे गंवाने का दर्द अमीर बनने की खुशी से कई ज़्यादा होता है। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलता परिचितों के हौसले पस्त कर देती है। अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता है, उसे रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़नी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख क्या है? एसेट्स और लायबिलिटी के डिफरेंस को समझना और लायबिलिटी खरीदने के बजाय एसेट्स में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। रिच डैड पुअर डैड किसको पढ़नी चाहिए? रिच डैड पुअर डैड दुनिया के हर इंसान को पढ़नी चाहिए जो अमीर बनना चाहता है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए किताब और भी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि स्कूल या कॉलेज के दिनों में हमें केवल कोर्स के बारे में पढ़ाया जाता है और बाहरी दुनिया के बारे में हमें कुछ नहीं सिखाया जाता। रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, बल्कि ये आपके अंदर पैसे की समझ विकसित करती है। क्या रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़कर अमीर बना जा सकता है? जैसा मैंने कहा, रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती है, बल्कि ये आपके अंदर पैसे की समझ विकसित करती है। इस किताब से आप अमीर बनने के नियम तो जान जाओगे, लेकिन उनको फॉलो भी करना पड़ेगा, तभी आप अमीर बन सकते हैं। सवाल ये उठता है, रिच डैड पुअर डैड क्या सिखाती है? रिच डैड पुअर डैड आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पैसों का मैनेजमेंट करना सिखाती है। पैसों को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टॉक्स में निवेश करें, बॉन्ड्स खरीदें, आमदनी वाली रियल एस्टेट खरीदें। इसके अलावा वो हर चीज़ खरीदें जो कीमती है, जो आमदनी बढ़ाती है और जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ता है। फ्रेंड्स, अभी आपने रिच डैड पुअर डैड की समरी सुनी। आशा है आपको पसंद आई होगी। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न से खरीद सकते हैं। हम दोनों के एफिलिएट लिंक नीचे दे देंगे। यदि आप इस लिंक के माध्यम से खरीदते हैं तो हमें एक छोटा अमाउंट एफिलिएट कमीशन के तौर पर मिलेगा। सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।